Inferential statistic is concerned with the making inference. Inference का मतलब it's all about making judgment regarding the unknown aspect of a distribution of the population or value of the parameters involved in the population. So inferential statistics का area कौन कौन सा है? Okay, inferential statistics के दो area हैं. अब inferential statistics का मतलब समझ में आ गया? It is estimating the unknown aspect of population parameter from the sample taken from it. ये होता है inferential statistics. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, है ना? जैसे कि देर आर 25 lakhs नर्सिंग स्टूडेंट इन इंडिया और आप जानना चाहते हैं कि उनका एटीट्यूड क्या है. सो एज यू कैन नॉट गो टू ऑल 25 lakhs, तो उनका एटीट्यूड क्या है वो अननोन है आपके लिए, अननोन एस्पेक्ट हुआ ना पॉपुलेशन का. तो आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ फ्यू सैंपल्स. सपोज आपने 2000 सैंपल ले लिया और सैंपल की वैल्यू आपको पता है कि सैंपल के हिसाब से उनका एटीट्यूड का स्कोर ये है. एंड नाउ द प्रोसेस वेयर दैट सैंपल मीन ओके टू बी कंपेयर्ड विद पॉपुलेशन मीन, मतलब हम पॉपुलेशन के साथ में एस्टिमेट करते हैं उसको. so, जब आप इसको एस्टिमेट करते हैं तो दो वे में आप इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को टेस्ट करते हो. वन इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड सेकंड इज अ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. नाउ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं. द एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर डील्स विद द मेथड्स टू डिटरमिन नंबर विच मे बी टेकन एज ए वैल्यू ऑफ अननोन एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है. अब जैसे मान लो let's say in India, I said 25 lakhs nursing students are there. अब हमें नहीं पता है कि उनका मीन एटीट्यूड स्कोर क्या है. मैंने एक वैल्यू ले लिया, मैंने बोला कि जो मीन स्कोर है उनका 23 है, हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूँ. तो अब क्या हुआ, एस्टिमेशन पैरामीटर मेथड और टू डिटरमिन. तो ये जो मैं डिटरमिन कर रहा हूँ द मीन एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स इज 23, इसको डिटरमिन करने का एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स. सो पैरामीटर्स नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मीन हो गया, ओके, मीडियन हो गया, ओके. सो ऑल दीज आर दी पैरामीटर्स. इसीलिए इसको इस पैरामीटर्स के बेस पे जो आगे टेस्ट होंगे उनको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि आपने सुना होगा टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा टेस्ट हो गया, अनकोवा हो गया. ऑल दीज आर दी पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि मीन बेस्ड होते हैं. No, there are three important terminologies that you should remember by estimating the parameters. पहला तो होता है what is the meaning of estimator, what is the meaning of estimate. So पहला है estimator. The statistic used to estimate the population parameter is known as a estimator. Okay, the statistics क्या होता है, चाहे वो या तो मीन होगा या वो मीडियन होगा. तो अगर आपने मीन यूज़ किया है तो आपका एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, मीन. अगर आपने मीडियन यूज़ किया है तो आपका एस्टिमेटर हो जाएगा मीडियन. सो जो भी स्टैटिस्टिक आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि मीन एटीट्यूड स्कोर इज इक्वल टू 23, तो वो मेरा एस्टिमेटर हो गया. एग्जाम्पल मीन, मीडियन, मोड कुछ भी हो सकता है. व्हाट इज एस्टिमेट, द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर फॉर ए पर्टिकुलर सैंपल इज नोन एज ए एस्टिमेट. अब इन दिस पर्टिकुलर केस जो एस्टिमेटर की वैल्यू क्या है, लाइक एज आई सेड 23, सो 23 बिकम माई एस्टिमेट. तो ये मीन हो गया आपका एस्टिमेटर और आपका जो ये 23 का जो स्कोर है ये हो गया आपका एस्टिमेट. ओके, सो दैट दिस यू शुड अंडरस्टैंड. नो, तो ये तो बात हो गई एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स. नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन दैट वी कैन डू. वन इज अ पॉइंट एस्टिमेशन, अनदर इज द इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है. सो पॉइंट एस्टिमेशन में सिंपली अगर मैं बताऊं तो व्हेन you determine the single statistic to describe the population parameter, we call it a point estimation. जैसे कि मैंने बोला कि mean attitude score is equal to 23. So the sample mean can be suggested as an estimator of population mean, which is an estimator of the population parameter by a single statistic. इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जहाँ पे आप सिंगल स्टैटिस्टिक यूज करते हो to describe the population parameter, that is a point estimation. That example, if I look at the earlier example, the mean attitude score of student is equal to 23. What is interval estimation? तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे t equals to 23. इसको t बोलते हैं. ठीक है. What is interval estimation? Provide the range of or interval based on the sample value. अगर मैं बोलूँ कि mean जो है जी that is equal to 21 to 23, T1 to T
2. इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग द वन सिंगल स्टैटिस्टिक्स वी डिटरमिन द रेंज. हम ये बोलेंगे कि द मीन एटीट्यूड स्कोर ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट लाइज समवेयर बिटवीन 21 to 23. मतलब सिंपली जब आपके पास दो स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट होते हैं, दो स्टैटिस्टिक्स आते हैं टू रिप्रेजेंट योर पॉपुलेशन एस्टिमेशन, देन वी कॉल इट ए इंटरवल एस्टिमेशन. और यहाँ पे जो लोअर रेंज होगी उसे T1 बोलेंगे एंड द अपर रेंज विल बी नोन एज ए T2. सो आई होप द टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज क्लियर. सो T1 जब आप सिंगल एस्टिमेट करते हैं तो उसे पॉइंट एस्टिमेशन बोलते हैं, और जब आप रेंज लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन. सो आपके जो दो पार्ट थे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के, दो एरिया थे. पहला बताया मैंने आपको एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, सेकंड है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. सो अब हम सेकंड की तरफ आते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? ओके, सो हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट? प्रेडिक्शन अबाउट वेरिएबल्स. What variables? Independent variable and dependent variable में क्या रिलेशन? ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो कोज करता है, कोजल वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आउटकम वेरिएबल. एग्जांपल देके बताऊं. इंडिपेंडेंट इज स्मोकिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कैंसर. सो व्हेन यू स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्ट the expected relationship among independent and dependent variable, then we call it a hypothesis. While testing the hypothesis, that is the second important area of in test of significance, we have to follow these steps. पहला step है formulate the hypothesis. Second is select the appropriate statistical technique, select the desired level of significance, determine the critical and acceptance region, compute the test statistics, obtain your critical value, determine the degree of freedom, and compare the calculated and critical value, and finally determine your inference. So चलिए डिस्कस करते हैं इसको बड़े with an example. The step 1. Step 1, formulate the hypothesis. The first thing you need to formulate the hypothesis. So statistical hypothesis क्या होता है? It is a statement about the value of parameters of the population. जैसे मैंने बोला the average attitude of student regarding nursing is 23, या average hemoglobin level of student in BSc 4th year is 11.9. So I have to test this. So there are two types of hypothesis for each situation. कोई भी situation को जब हम टेस्ट करते हैं दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. एक होता है null hypothesis and another is a alternative hypothesis. नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस याद रखिएगा, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. पहले आते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है. इट विल गिव अ न्यूट्रल आइडिया अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. जैसे मैंने कहा स्मोकिंग एंड कैंसर, अगर मुझे इसका हाइपोथेसिस बनाना तो हाउ विल आई मेक हाइपोथेसिस. इफ आई मेक अ नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशन, there is no relationship between smoking habits and probability of developing cancer. ठीक है. So there is no relationship between the smoking habit and prevalence of developing cancer, probability of developing cancer. So इस तरह के हाइपोथेसिस को जहाँ पे दे ऑलवेज टॉक अबाउट द न्यूट्रल आइडिया, इसको नोन एज ए नल हाइपोथेसिस. दैट इज द मीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मदर इज इक्वल टू 13 ग्राम पर डेसीलीटर. एग्जाम्पल है सिंगल ग्रुप के लिए. फॉर डबल ग्रुप के लिए, इफ यू हैव टू ग्रुप्स, देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स. सो नल हाइपोथेसिस हमेशा नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप, ओके, इस तरह के स्टेटमेंट के साथ में आता है. सो यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है. नल हाइपोथेसिस फॉर सिंगल ग्रुप, नल हाइपोथेसिस फॉर टू और मोर ग्रुप्स. नल हाइपोथेसिस फॉर सिंगल ग्रुप, हियर रिसर्चर वांट टू कंपेयर सिंगल ग्रुप विद द प्री स्पेसिफाइड वैल्यूज.
सो इस तरह की सिचुएशन में, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया है, फॉर एग्जांपल इफ रिसर्चर वांट टू टेस्ट वेदर द हीमोग्लोबिन ऑफ मदर इज 13 और नॉट, देन द नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करेंगे, द मीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मदर इज इक्वल टू 30. ठीक है. नो सेकेंड सिचुएशन होगी इफ इन सम सिचुएशन रिसर्चर वांट टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, जो कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब आपको टू ग्रुप्स को कंपेयर करना है, जैसे कि आई वांट टू कंपेयर द एग्जाम परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज वर्सेस गर्ल्स, और आई वांट टू सी द हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग वुमेन इन अर्बन वर्सेस रूरल. सो उस सिचुएशन में हमारा हाइपोथेसिस टू सिचुएशन के लिए बनेगा. एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, देयर इज नो डिफरेंस between the mean of two group. For example, the IQ boys and girls are same. तो जब भी हम null hypothesis बनाएंगे, you will always say a neutral idea. So that is about the null hypothesis. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ as a high tip here. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि which hypothesis is more important in research. So ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि research hypothesis is more important, but actually null hypothesis is more important than the research hypothesis because we always test the null hypothesis. हमारे पास कोई भी statistical test नहीं है research hypothesis को test करने के लिए. So all the statistical tests are designed to test the null hypothesis. Now अब आते हैं second, alternative hypothesis. अब हमने कहा like as we said, the mean hemoglobin level of mother is equal to 13. Okay, या हमने बोला कि there is no difference in the IQ boys and girls. So when researcher contradict the null hypothesis, then some other statement is true or valid, then it is called as a alternative hypothesis. Okay, तो जब आपका, जैसे मान लो मैंने कहा कि there is no relationship between smoking and cancer, अगर ये बात को मैं contradict करता हूँ तो उसका अपोजिट में क्या बोलूँगा, there is a relationship between smoking and cancer. जब मैं ये बोलता हूँ कि mean hemoglobin is equal to 13, अगर इस बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, द मीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मदर इज नॉट इक्वल टू 13. अब यहाँ पे सो दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज ए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसका एक और नाम होता है, इसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. दिस कॉल्ड इज रिसर्च हाइपोथेसिस. व्हेनेवर यू फ्रेम द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. आपके दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो हो गया टू टेल्ड हाइपोथेसिस, इसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, आपने रिसर्च में इसको पढ़ा होगा. एक होता है आपका वन टेल हाइपोथेसिस. ओके, वन टेल हाइपोथेसिस. वन टेल हाइपोथेसिस में फिर दो तरह की होती हैं, दैट इज राइट टेल एंड द लेफ्ट टेल्ड हाइपोथेसिस. ओके, सो टू टेल्ड हाइपोथेसिस का मतलब व्हेन यू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स डायरेक्शन. जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में बोला है, द मीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मदर इज नॉट इक्वल टू 13 ग्राम पर डेसीलीटर. मतलब मदर का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 13 ग्राम के इक्वल नहीं है. तो क्या है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ना. वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि नॉट इक्वल, वो ये नहीं बता रहे कि ज्यादा है, इट्स मोर देन और लेस देन. व्हेन दिस डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज ए टू टेल्ड हाइपोथेसिस. अच्छा, इसको टू टेल्ड क्यों बोलते हैं? ये जो आपको मैंने कर्व बताया था ना, इसमें ये माइनस साइड होता है, ये प्लस साइड में होता है. ठीक है, तो अब हमने बोला कि मीन हीमोग्लोबिन इज नॉट इक्वल टू 13, तो मतलब नॉट इक्वल टू 30 मतलब इट कैन गो ईदर साइड, इट कैन गो माइनस साइड और प्लस साइड. दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ए टू टेल्ड हाइपोथेसिस. व्हेन यू गो फॉर ए वन टेल हाइपोथेसिस, तो आप यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू से द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप. सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप ये बोलोगे द मीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मदर इज मोर देन 13, और या आप बोलोगे इट इज लेस देन 13. अगर आप लेस देन 13 बोलोगे तो आपको लेफ्ट टेल में जाना पड़ेगा, माइनस में आप बोल रहे हो तो इसे बोलेंगे लेफ्ट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. और इफ यू से द मीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मदर इज मोर देन 13, तब आप बोलोगे इसको राइट टेल्ड हाइपोथेसिस. सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि राइट टेल हाइपोथेसिस क्या होता है, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस क्या होता है. ये दोनों ही एक वेरिएशन है अंडर दी वन टेल्ड हाइपोथेसिस. व्हाट इज वन टेल्ड हाइपोथेसिस? वन टेल्ड हाइपोथेसिस इज नोन एज ए directional hypothesis where we not only describe the relationship but also describe the nature of relationship among the variables. So I hope this concept is clear to you regarding the null versus alternative hypothesis. अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि कौन सा हाइपोथेसिस हमें एग्जाम अपने थीसिस में लिखना है और अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बनाना है. तो
नल हाइपोथेसिस नॉर्मली आप देखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में यूजुअली नहीं होता है, ज़्यादातर आपके रिसर्च हाइपोथेसिस हम लोग वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. रीज़न इज़ दैट बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट whatever test you apply, without writing your without stating the expected relationship, we are always testing the null hypothesis only. हम हमेशा null hypothesis को ही टेस्ट करते हैं, तो इसलिए null hypothesis हम लोग नहीं मेंशन करते. सेकंड एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि लाइक जब आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हो और आपका एक लेट्स से आपका हाइपोथेसिस है कि दिस प्रोग्राम इज इफेक्टिव और विल बी इफेक्टिव, तो नल हाइपोथेसिस बनेगा दिस प्रोग्राम विल नॉट बी इफेक्टिव. सो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव लिखने की बजाय हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस वहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वी ऑलवेज टेस्ट द नल हाइपोथेसिस. सो हमारा पहला जो स्टेप है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस इज डन. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा हाउ टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. अब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, दैट इज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट. अब इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट आपको अप्लाई करना है. आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ SPSS बहुत ही कॉमन यूज़ करते हैं. SPSS है, स्टेटा है, ओके. अब ये टेस्ट, इसमें सारे टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो. द प्रॉब्लम विद दिस सॉफ्टवेयर इज दैट ये आपको बताते नहीं है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. तो एक टेबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे वी हैव डिस्क्राइब वेरियस टेस्ट, लाइक वन साइड वी हैव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो यहाँ पे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो लेवल बताया था. सो इफ यू रिमेंबर इन अ वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मैंने डिस्क्राइब किया था कि नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है और लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है. तो किस लेवल पे आपका डेटा कलेक्शन हो रहा है, लेट्स से, और फिर नंबर ऑफ ग्रुप. एक साइड में बोला है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं. आप सिंगल ग्रुप के साथ टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को, आप 2 ग्रुप ले सकते हैं और आप मोर देन 2 ग्रुप्स ले सकते हैं. एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है. आप स्टडी नॉमिनल का मतलब यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिडेंस एंड रिलीजन. ठीक है. अब रेजिडेंस भी नॉमिनल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है ना, और ये भी नॉमिनल है. तो इस केस में रेजिडेंस एंड रिलीजन, अब इनको आप स्टडी करना चाहते हो अमंग अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन. अब आपके पास 2 ग्रुप हैं, एक रूरल पॉपुलेशन है और एक अर्बन पॉपुलेशन है, और दोनों वेरिएबल आपके क्या है, दोनों ही आपके वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल है. तो आपको क्या टेस्ट अप्लाई करना है, आपको ये देखना है काई स्क्वायर टेस्ट. एज यू कैन से 2 ग्रुप नॉमिनल डेटा काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब 2 ग्रुप्स की बात कर रहे हो और 3 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, अगर 2 ग्रुप है तो उसमें भी फिर आपको देखना पड़ेगा whether the group is independent to each other or the group are dependent to each other. ओके. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर आप डिपेंडेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आपको मैकनीमर टेस्ट यूज करना है वहाँ पे. ठीक है. मैकनीमर टेस्ट क्या होता है, दैट इज अ टेस्ट वेयर डेटा इज नॉमिनल बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जैसे कि हम ये बात करें मैरिज एंड रेजिडेंस, तो बिफोर मैरिज हो जाएगा एंड आफ्टर मैरिज हो जाएगा. तो एक ही ग्रुप बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, लेकिन आपका वेरिएबल जो है वो आपका रेजिडेंस ही है कि क्या शादी करने से पहले और शादी करने के बाद में लोगों का रेजिडेंशियल चॉइस है वो बदलता है. इफ़ आई वांट टू स्टडी अमंग द सेम पॉपुलेशन, क्योंकि सेम पे स्टडी करेंगे, तो फिर आपको फिर यहाँ पे मैकनीमर टेस्ट यूज करना है इंस्टेड ऑफ काई स्क्वायर. अगर आप कंपेयर कर रहे हैं टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप का मतलब वो ग्रुप जो एक दूसरे को डिपेंड नहीं करते, जैसे कि रूरल वर्सेस अर्बन हो गया, क्लास ए वर्सेस क्लास बी हो गया, ओके, मेल वर्सेस फीमेल हो गया, ऑल दैट आर द इंडिपेंडेंट इन नेचर. सेम वे अगर आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल है तो फिर आप मान विटनी टेस्ट यूज करेंगे या मीडियन टेस्ट यूज कर सकते हैं, और अगर वो फिर डिपेंडेंट ग्रुप है तो आपको विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज करना पड़ेगा. इंटरवल और रेशियो स्केल है, मतलब इफ योर डेटा इज क्वांटिटेटिव देन यू गो फॉर ए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट. इसी तरीके से एज यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुप्स और मोर. तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं. फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए ये 3 ग्रुप हो गया. जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंस एंड रिलीजन. आप रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, 3 ग्रुप बना दिया मैंने, लाइक हिंदू में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, तो 3 ग्रुप हो गया, 3 से ज़्यादा भी हो गया. तो फिर मैं काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करूँगा जो मैं पहले भी यूज़ किया था. ठीक है. और अगर इसी कैटेगरी में इंडिपेंडेंट है और मेरे पास ऑर्डिनल डेटा है तो आई विल गो फॉर ए क्रिस्टल वैली. और ऑफ कोर्स अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है और 3 ग्रुप है, आई जस्ट वांट टू सी कि द परफॉर्मेंस ऑफ
BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इन अ स्पेसिफिक एग्जाम। ओके, तो अब तीनों ग्रुप हैं, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ग्रुप हो गए और तीनों का ही जो डेटा लेना है नॉलेज को लेकर लेना, एंड नॉलेज इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो उस केस में आई विल गो फॉर द अनोवा टेस्ट, तो मैं अनोवा टेस्ट यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर डिपेंडेंट ग्रुप में जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पे है, बट आई जस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पे जिसे बोलते हैं रिपीटेड मेजर अनोवा टेस्ट। ओके, कि जो भी आप टेस्ट सेलेक्ट करें, आपको ये ज़रूर देखना है कि वो टेस्ट आपके डेटा कलेक्शन, आपके डेटा प्लस आपके ग्रुप के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। ओके, उसके अलावा देर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स एज वेल, लाइक आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं है, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में आपने अपने आप से पूछना है एक सवाल सोने से पहले, हैव आई लर्न एनीथिंग न्यू टुडे? और ये सवाल आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 21 डेज के लिए अपने आप को पूछें, और चाहे जो भी इसका आंसर हो, यस हो या नो हो, उसको लिखें। अगर आप नो भी लिखेंगे तो भी आपको वो धीरे धीरे यस की तरफ लेके जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को पाएंगे कि आप बहुत इंप्रूव हो चुके हैं 21 डेज के बाद में। थैंक यू।